प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम लेके आए हैं कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक मल्हार, जो कि हिंदी विषय की है। उसका तीसरा अध्याय, जो एक कविता है। कविता का शीर्षक है पहली बूंद। पहली बूंद, बूंद पानी की जो बूंद होती है, और पहली यानी पहली बार आने वाली। तो आइए शुरू करते हैं ये कविता। वह पावस का प्रथम दिवस, जब पावस यानी वर्षा ऋतु जो होती है, उसका पहला दिन, पहली बूंद धरा पर आई। और बरसात की जब पहली बूंद धरा यानी जमीन, धरती, पृथ्वी पर गिरी, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती पर विभिन्न प्रकार के बीज जो दबे होते हैं थोड़े से जमीन के नीचे, पानी की बूंदें, बरसात की बूंदें जब उनके ऊपर गिरती है, तो वे अंकुर का रूप लेकर फूट पड़ते हैं, जमीन से बाहर आ जाते हैं, एक नए जीवन की अंगड़ाई लेकर। एक नया पौधा अभी उत्पन्न हो गया है और बाद में वो जीवन लेके आगे बढ़ेगा। धरती के सूखे अधरों पर, धरती, जमीन के जो अधर यानी होठ, ये जमीन के वैसे कोई होठ नहीं होते, लेकिन संज्ञा दी गई है, यहाँ पर उपमा दी गई है। अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, बरसात की जो अमृत रूपी, अमृत जैसी बूंद है, वो जब आकर गिरती है। वसुंधरा की रोमावली सी, जैसे शरीर पर बालों की रोमावली होती है, रोम, रोम यानी बाल, तो धरती पर भी छोटे छोटे बाल रूपी हरी दूब पुल की मुस्काई। जिस प्रकार शरीर के रोम होते हैं, शरीर पर रोम होते हैं, त्वचा पर रोम होते हैं, उसी प्रकार धरती पर भी रोम जैसी हरी दूब की जो घास है, वो पुल की मुस्काई, मुस्कुराहट उसके मुंह पे आई, वो फिर से हरी भरी हो गई और खिल गई। पहली बूंद धरा पर आई। जब पावस, वर्षा ऋतु की जब पहली बूंद धरती पर आकर गिरी, तो उसके परिणाम स्वरूप ये सकारात्मक परिणाम आने लग गए। आसमान में उड़ता सागर, आसमान में उड़ता सागर, सागर यानी समंदर। वैसे आसमान में कभी समंदर उड़ नहीं पाता, लेकिन वो भाप बनकर, बादल बनकर आसमान में उड़ता है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, उन बादलों में बिजलियां सोने जैसी चमकती है, तो लगता है मानो इन बादलों ने ये बिजलियों के स्वर्णिम पर लगा के वो उड़ रहे हैं। बिजलियों के स्वर्णिम पंख पर यानी पंख, पंख लगाकर भी आसमान में सागर की मानिंद उड़ रहे हैं, मानो बजा नगाड़े जगा रहे हैं। जब ये बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है मानो आसमान में नगाड़े बज रहे हों। बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। और ये बादल जब बरसते हैं तो धरती पर जो हरियाली छा जाती है, फिर से पेड़ पौधे उगाते हैं, नन्हे पौधे नया जीवन लेके फिर से सामने आते हैं, तो मानो धरती एक बार फिर से यौवन की तरफ बढ़ रही है, तरुण हो रही है। और ये सब जब होता है, जब ये बूंदें धरती पर, पहली बूंद वर्षा ऋतु की धरती पर आती है। नीले नैनों सा ये अंबर,
अंबर यानी आकाश, मानो अपने जो नीले नयन है, नीले रंग की जो आंखें हैं, उनकी भांति, उनके नीले आंखों सा ये आकाश काली पुतली से ये जलधर। काली पुतली यानी आंखों के अंदर जो पुतली होती है वो काले रंग की होती है, उसी प्रकार ये जलधर यानी बादल, नीले नयनों से अंबर की जो पुतलियां हैं, ये बादल काली पुतली से ये मानो काली पुतलियां लग रहे हों बादल, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, और ये करुणित होकर मानो आंसू बहा रहे हैं, और धरती की चिर प्यास बुझाई। और ये जब इनके आंसू धरती पर गिरते हैं बारिश के रूप में, तो धरती की प्यासी धरती की प्यास बुझ जाती है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, और ये धरती बूढ़ी धरती है, शस्य श्यामला मतलब इस धरती पर हरियाली छा जाती है। बनने को फिर से ललचाई, शस्य श्यामला मतलब हरियाली लाने को ये फिर से ललचा जाती है। पहली बूंद धरा पर आई, जब बारिश की बूंदें धरती पर आती है तो ये सब सारी विशेषताएं इस धरती पर छा जाती है। गोपाल कृष्ण कौल इस कविता के कवि थे। पहली बूंद कविता के जो कवि थे वो थे गोपाल कृष्ण कौल, और इन कवि का परिचय हम आपको करवाते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल, जिनका जन्म 1923 में हुआ और ये 2007 में संसार से विदा हुए ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी, बहुत ही शानदार मनोरम मन को हरने वाली कविताएं लिखी हैं। जीव जंतुओं से संबंधित कविताएं, देश प्रेम, देशभक्ति की कविताएं, प्रकृति, प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं लिखी हैं। बाल कवि, बाल साहित्यकार हैं। विशेषकर इन्होंने बच्चों के लिए बहुत शानदार साहित्य लिखा है। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इन कवि महोदय की एक और प्रसिद्ध कविता है, उसमें ये हम कुछ सीखे में ये कहते हैं, देश हमें देता है, हमारा देश हमें सब कुछ देता है, तो हमें भी उस देश के लिए समर्पित होकर कुछ देना सीखना होगा। तो इस प्रकार ये कविता थी पहली बूंद। अब इस कविता के प्रश्नोत्तरों की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल, अंकुर, बूंद, पावस। तो सीधी सी बात है, नया जीवन धरती पर जब बारिश होती है तो अंकुर फूटते हैं, उससे नए पौधे पनपेंगे, नई फसलें होंगी, नई हरियाली छा जाएगी। तो सही उत्तर है अंकुर। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर में। काली पुतली किसके लिए आया हुआ है? नीले नयनों सा, नयनों की नीले नयनों से अंबर की तुलना की गई है, और अंबर के अंदर जो बादल छाए हुए हैं उनको काली पुतली कहा गया है। तो बारिश की बूंदें, नगाड़ा, वृद्ध धरती और बादल में से सही उत्तर है बादल। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। आप अपने प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं कि नवजीवन, सीधी सी बात है, बारिश होती है तो नए पौधे जब पनपते हैं तो उनका नया जीवन शुरू होता है। और जब आकाश की तुलना हमने नयनों से की है तो ये उनके अंदर आकाश में हमें दिखाई देने वाले बादल, उस आँखों का जो काली पुतलियाँ हैं, आँखों की जो काली पुतलियाँ हैं वे नज़र आती है। मिलान करें। कविता की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई, इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी और रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए, इनका मिलान करना है। कुछ कविता की जो पंक्तियाँ हैं उनका जो अर्थ, भावार्थ
समझ में आता है उनसे मिलान करना है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। सागर किस रूप में उड़ रहा है आसमान में, और इसमें बिजलियां कड़कड़ाती है, सोने जैसी चमकती है। तो सीधी सी बात है, बादल बादल ही आपस में टकराते हैं तो बिजलियां कड़कड़ाती है। बजा नगाड़े जगा रहे बादल धरती की तरुणाई। नगाड़े, जब बादल गरजते हैं, मेघ गर्जना होती है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आसमान में नगाड़े बज रहे हैं। तो इसका भावार्थ है मेघ गर्जना। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो यहाँ नीले नयनों सा, अंबर, अंबर यानी आकाश, तो सीधा सा यहाँ से मिला लीजिए। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब उल्की मुस्काई। वसुंधरा के जैसे शरीर में रोमावली होती है, वैसे वसुंधरा यानी धरती, पृथ्वी, पृथ्वी पर जो हरी दूब होती है वो उसकी रोमावली सी लगती है। आगे कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, इन पर हमें चर्चा करनी है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे बादल धरती की तरुणाई। तो आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। बादल जब उड़ते हैं और इनमें बिजलियां कड़कड़ाती है तो स्वर्णिम सोने जैसी लगती है। बजा नगाड़े जगा रहे, बजा नगाड़े बादल जगा रहे बादल धरती की तरुणाई। नगाड़े यानी जब मेघ गर्जना होती है, मेघ गरजते हैं, बादल गरजते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि नगाड़े बज रहे हैं और बादल धरती की तरुणाई यानी एक बार फिर से उसको हरियाली से आच्छादित कर, हरियाली उत्पन्न कर उसको फिर से यौवन की तरफ, तरुणाई की तरफ ले जा रहे हैं। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। अंबर है, जो आकाश है, वो हमें नीले नयनों सा, नीले रंग के आँखों सा प्रतीत होता है। और उसमें छाई हुई बादल, जलधर, जलधर यानी बादल, बादल हमें काली पुतली से नजर आते हैं। और वे करुणित होकर, विगलित होकर, अश्रु बहाकर, धरती जो प्यासी धरती है, गर्मी के बाद अत्यंत प्यासी होती है, तो उसकी प्यास बुझाने के लिए अपने आंसू यानी बारिश रूपी आंसू बहाकर धरती की प्यास बुझाते हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो उसमें नई कोंपल फूटती है, नई नई जो पौधे हैं वो पल्लवित होते हैं। बारिश की जब बूंदें आती है तो नव जीवन का संदेश लेते हुए नए अंकुर फूटते हैं। बारिश की पहली बूंद से धरती पर नव अंकुर फूटते हैं। कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है? तो कविता में आकाश को नीले नयनों के रूप में और बादलों को काली पुतलियों के रूप में बताया गया है। नीले नयन और काली पुतलियाँ, ये दोनों सवाल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम। कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है, बादल के रूप में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। जब ऐसी कल्पनाएं की जाती है तो मन हर्षित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। पढ़ने में और सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। और भी कई खूब सारे इसमें उदाहरण आए हुए हैं, पहले हमने पढ़े भी हैं, उसको आप फिर से दोहरान कर सकते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगुड़ाई। इस पंक्ति में फूटने का अर्थ है पौधे का अंकुरण होना।
तो फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहाँ इसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता हो। जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, तो आप भी फूट के अनेक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे श्याम तू यहाँ से फूट ले, नहीं तो मार पड़ेगी। जैसे ही उसने अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनी, वो फूट फूट कर रो पड़ी। इस प्रकार के कई अन्य आप फूट का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुंदर दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढ कर निकालिए। जैसे गजधर, ऐसे कई धर लगाकर आप धरती धर, पाणधर, इस प्रकार धर लगाकर आप कई प्रकार के शब्द बना सकते हैं। धर का मतलब धारण करने वाला। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द जालों में प्रश्नों के उत्तर खोजें। तो आपको नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनमें से ऊपर जो ये शब्द जाल दे रखा है उन्हीं में से इनके उत्तर ढूंढने हैं। एक प्रकार का वाद्य यंत्र, एक प्रकार का वाद्य यंत्र आप में से इसको ढूंढना है। तो ये है नगाड़ा, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है नगाड़ा। दूसरा है आँख के लिए एक शब्द। आँख के लिए एक शब्द है नयन। ये रहा नयन, न य न। जल को धारण करने वाला, जल को जो धारण करता है वो है जलधर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जलधर। और एक प्रकार की घास है वो है दूब, धूप। आगे और आया आंसू का समानार्थी है, आंसू का समानार्थी, इसका समानार्थी अश्रु। इसी प्रकार आगे आसमान, आसमान का समानार्थी है अंबर। तो आप एक बार फिर से लिखिए नगाड़ा। आँख के लिए नयन आया है इस शब्द जाल में। जल को धारण करने वाला जलधर। एक प्रकार की घास है वो है दूब। आंसू का समानार्थी इसमें आया हुआ है अश्रु। और सबसे आसमान का जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जो यहाँ पर आया हुआ है वो है अंबर। तो इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमने संपन्न किए। प्यारे बच्चों, हम फिर से हाजिर होंगे एक बार अगला पाठ लेकर। तब तक आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। तो अगले एपिसोड तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।